सायों के पार। पहली किस्त। शामी और कामी। वो मेरा दोस्त था, मगर वो घर कभी किराए पर नहीं दिया गया था। उस रात नाना का चेहरा देखकर पहली बार समझा खतरा क्या होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब कभी किताब की शक्ल इख्तियार करेगा। ये जो कुछ हमने देखा, भुगता और कभी-कभी बमुश्किल जिंदा बचकर लौटे, वो मेरे नजदीक हमेशा एक जाती जख्म रहा। कोई दास्तान नहीं, कोई तमाशा नहीं। मगर नूर हसन शामी ने 2 साल तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा। खुतूत, फोन कॉल्स, एक बार तो मेरे दफ्तर के बाहर भी आ खड़े हुए। और आखिरकार मैंने हार मान ली, या शायद ये कहना ज्यादा दुरुस्त होगा कि मैं थक गया। आज वो मेरे सामने बैठे हैं। शामी साहब 47 साल के हैं, मगर उनकी आंखों में एक ऐसी चमक है जो उम्र से बेनियाज लगती है। वो चमक जो सिर्फ उन लोगों में होती है जो किसी चीज के आशिक हों। भारी जिस्म, लंबा चेहरा, सिलेटी दाढ़ी जो कुछ हद तक उनकी संजीदगी को और गहरा कर देती है। चौकोर फ्रेम का चश्मा, लाइलक रंग की बटन डाउन शर्ट और सिलीटी पतलून। पहली नजर में कोई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर लगी, मगर जिस तरह वो हर लफ्ज को अपनी आईपैड पर नोट करती हैं, जिस तरह मेरी हर बात पर जरा आगे झुकाती हैं, वो महज एक किताब नहीं लिख रहे, वो कुछ समझने की कोशिश कर रही हैं। डाइनिंग टेबल के उस पार बैठे वो अभी मुझसे शुरुआत का पूछ रहे हैं। मैं लैपटॉप की स्क्रीन से नजरें हटाकर कुछ देर उन्हें देखता रहा। कहां से शुरू करें? पहले केस से, पहली उस रात से जब मैंने जाना कि मैं दूसरों से कुछ मुख्तलिफ हूं, या उस लम्हे से जब मैंने पहली बार महसूस किया कि इस दुनिया में कुछ और भी मौजूद है, कुछ ऐसा जो न देखा जा सकता है न समझाया जा सकता है, बस महसूस किया जाता है। बावर्ची खाने से बर्तनों की हल्की सी आवाज आई। सना कुछ बना रही थी, शायद चाय, शायद कुछ और। उसने कुछ नहीं पूछा, कोई राय नहीं दी। वो जानती है कि जब मैं किसी से बात करना नहीं चाहता तो कोई लफ्ज काम नहीं आता, और जब बोलने पर आ जाऊं तो रोकना भी मुमकिन नहीं रहता। वहीं से जब पहली बार आपको ये एहसास हुआ, शामी साहब ने सवाल को मजीद वाज़ेह करने की गर्ज से पूछा। कासिम साहब, आपको पहली बार कब महसूस हुआ कि आप मावराए फितरत चीज़ों को महसूस कर सकते हैं? मैंने कहा, सच कहूं तो मैं इसी सवाल का इंतज़ार कर रहा था। फिर मैंने बताना शुरू किया। शामी साहब, ये सिलसिला बचपन ही से शुरू हो गया था। कैसे होता था ये मैं खुद भी नहीं जानता। जब मैं बहुत छोटा था, उस वक्त की बातें तो मुझे याद नहीं, मगर मेरी वालिदा आज भी बताती हैं कि मैं अक्सर उन्हें किसी नादीदा मौजूदगी का एहसास दिलाता था। कभी किसी कोने की तरफ इशारा करके कहता कि वहाँ कोई है, कभी अकेले में बातें करता, और कभी ऐसे बच्चों के साथ खेलता जो किसी और को नजर ना आते। मुझे उस वक्त समझ नहीं आती थी कि दूसरे लोग उन्हें क्यों नहीं देख पाते। शामी साहब ने पूछा, क्या इस छोटी उम्र में इन चीज़ों ने आपको कभी नुकसान पहुंचाया? मैंने जवाब दिया, बचपन का वो हिस्सा तो दरअसल वालदा की ज़ुबानी है, मुझे खुद ज़्यादा याद नहीं। अलबत्ता जहाँ तक मेरी अपनी याददाश्त का ताल्लुक है, पहली बार मैंने उन्हें उस वक्त नोट किया जब मेरी उम्र सिर्फ 8 साल थी। फिर मैंने बताना शुरू किया, वालिद असिस्टेंट कमिश्नर थे, इसलिए एक शहर से दूसरे शहर तबादला होना हमारे लिए कोई नई बात ना थी। इस बार तबादला मरी हुआ, पुलिस क्वार्टर खाली नहीं था, चुनाचे महकमे ने किराए का एक मकान दिलवा दिया। घर छोटा था, मगर हम 5 अफराद के लिए काफ़ी था। मैं, वालदा, वालिद, मुझसे 2 साल छोटी बहन और 5 साल छोटा भाई। जिस इलाके में हम रहते थे वहां आबादी बहुत कम थी। हमारे सामने गली के पार एक पुराना मगर खूबसूरत कॉटेज था। हमारे आने के चंद हफ्तों बाद ही एक खानदान वहां रहने आया। इस खानदान का एक बेटा मेरा दोस्त बन गया और हम खूब खेलते थे। वो अक्सर मुझे अपने घर ले जाता, और चूंकि कॉटेज बड़ा था इसलिए छुपन छुपाई खूब जमती थी। इस घर में एक अजीब सी बू रहती थी, जैसे बरसों से सफाई ना हुई हो, धूल और कचरा जमता रहा हो, और सीलन ने घर के कोने कोने को अपनी लपेट में ले लिया हो। लेकिन वहां इतना वक्त गुजारने की वजह से मुझे इस घर का चप्पा चप्पा अजबर हो गया था। वाकई बहुत प्यारा घर था। कुछ वक्त यूं ही गुजरता रहा। मैं उसके साथ खेलता, वो मेरे साथ खेलता। मरी आए हुए अभी महज 4 महीने ही हुए थे कि मालिक मकान से अच्छे ताल्लुकात बन गए।
उन्होंने अपनी बेटी की शादी पर हमें भी मदऊ किया। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने नोट किया कि जिन जिन फैमिलियों को उन्होंने मकान किराए पर दे रखे थे, सब के सब वहां मौजूद थे, सिवाय मेरे दोस्त के खानदान के। मैं वहां बोर होने लगा। आखिर रहा न गया और मालिक मकान की बेगम फरीदा खाला के पास गया ताकि मालूम कर सकूं कि क्या उन्हें भी दावत दी गई है या नहीं। मेरे दोस्त ने मुझे अपना नाम कामी बताया था। मैंने मासूमियत से पूछा, फरीदा खाला, क्या आप लोगों ने कामी वालों को भी दावत दी है? वो मुस्कुराईं और बोलीं, कौन कामी बेटा? वही जो हमारे घर के सामने वाले कॉटेज में रहते हैं। शायद वो समझी नहीं थी, इसलिए फिर पूछा, कौन से लोग बेटा? मैंने वाज़ेह किया, हमारे घर के बिल्कुल सामने जो बड़ा कॉटेज है उसमें एक खानदान रहता है, हमारी तरह नए आए हैं। ना जाने क्यों मेरी बात सुनते ही फरीदा खाला के चेहरे का रंग उड़ गया। उस वक्त तो फरीदा खाला खामोश रहीं, लेकिन चंद ही दिन बाद वो हमारे घर आ गईं। जब मैं स्कूल से वापस लौटा तो वी और अम्मी लॉन में बैठी थीं। फरीदा खाला अम्मी को कुछ बता रही थीं और अम्मी के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। मैंने सलाम किया तो अम्मी ने मुझे वहीं रोक लिया। बेटा, ये कामी कौन है? मैंने उसी कॉटेज की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो मेरा दोस्त है, मेरी ही उम्र का है और अपने खानदान के साथ वहां रहता है। अम्मी बोली, बेटा, वहां कोई नहीं रहता। ऐसा नहीं है, मैं खुद वहां गया हूं, कामी के साथ खेला हूं, वहां बहुत से लोग रहते हैं। मेरे हर लफ्ज के साथ फरीदा खाला और अम्मी के चेहरे खौफ से सफेद होते जा रहे थे। मैंने चिढ़कर पूछा, क्या हुआ? आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? आखिरकार फरीदा खाला बोली, बेटा, वो कॉटेज हमने कभी किराए पर नहीं दिया और ना देने का कोई इरादा है। वो मेरे ससुर का घर है। जब वो सऊदीया से आते हैं तो वहां क़याम करते हैं और जब नहीं होते तो वो बंद पड़ा रहता है। अब चेहरे की हवाइयां उड़ने की बारी मेरी थी। आखिरकार मैं बच्चा था और बच्चों की तरह जिद पर उतर आया। आप लोगों को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? तो सुनिए। और मैंने बताना शुरू कर दिया। वो कॉटेज अंदर से बहुत बड़ा है। अंदर दाखिल होते ही लिविंग रूम में कदम पड़ता है। बाएं जानिब किचन है और किचन के अंदर एक छुपा हुआ स्टोर रूम भी है। लिविंग रूम के ऐन बीच से सीढ़ियां ऊपर जाती हैं। नीचे 2 कमरे हैं और ऊपर 3। मैं रुका नहीं। जूं-जूं बोलता गया, घर के अंदर का नक्शा मेरी जबान पर खुद ब खुद उतरता चला गया। कमरों की तरतीब, फर्नीचर की जगह, कौन सी चीज कहां रखी है, सब कुछ। फरीदा खाला के मुंह से बेख्तियार निकला, सबाहत, ये बच्चा घर का नक्शा हूबहू बयान कर रहा है। अम्मी ने खुद को संभालने की कोशिश की और एक बहाना तराशा, शायद किसी खिड़की से अंदर चला गया हो। लेकिन जब तीनों नजरें उठाकर उस कॉटेज की तरफ गईं तो जवाब वहीं मौजूद था। हर खिड़की मोटी मोटी लोहे की गिरलों से बंद थी, मजबूत, जंगालूद और बिल्कुल हिली हुई नहीं। किसी 8 साला बच्चे का तो क्या, किसी बड़े का भी इस रास्ते से गुजरना मुमकिन न था। उसी शाम वालिदा ने वालिद को सब कुछ बता दिया और वालिदा ने एक लम्हा भी जाया ना किया। अगले ही दिन वो मुझे लेकर सक्खर रवाना हो गई, नाना के गांव की तरफ। नाना कोई आमिल नहीं थे, ना किसी मस्जिद के इमाम, ना कोई पीर फकीर, लेकिन उनके पास इल्म था। ऐसा इल्म जो चीजों को इस्लामी दायरे में रहकर समझता और हल करता था। इससे पहले भी जब मेरे साथ ऐसे वाकयात होते थे तो वालिदा मुझे उन्हीं के पास ले जाती थीं और वो दम दरूद करवाते थे। अब एक बार फिर हम इसी सिलसिले में उनके पास आए थे। पहले दिन नाना ने मुझ पर दम दरूद किया और कुछ ना कहा। अगले दिन हम बच्चे बाहर खेल रहे थे और बड़े अंदर बैठे बातें कर रहे थे। न जाने क्यों मेरे दिल में ख्याल आया कि छुपकर सुनूं वो क्या बात कर रहे हैं। शायद मैं कजन्स के तानों से तंग आ चुका था जो मुझ पर हंसते थे कि मुझे कोई दिखाई देता है। हालांकि उस वक्त भी मेरे दिल में पूरा यकीन था कि कामी एक आम इंसान ही है। मैं चुपके से खिड़की के पास जा बैठा। नाना की गहरी पुरसुकून आवाज उभरी, सबाहत, तुम्हारे बेटे में जरूर कोई बात है, वरना इस तरह की चीजें आम इंसानों के आसपास क्यों आती हैं? थोड़ी देर खामोशी रही, फिर नाना ने समझदारी से कहा, देखो सबाहत, मैं आम तौर पर यही चाहता हूं कि बच्चों के मासूम जहनों पर कोई बोझ ना आए, लेकिन कासिम बहुत सियाना बच्चा है। उसने 8 साल की उम्र में वो देख लिया जो लोग सारी जिंदगी नहीं देख पाते। उसूलन ये सब नहीं होना चाहिए था,
लेकिन अब किस्मत से कौन लड़ सकता है? तुम्हें कासिम की तरबियत करनी होगी। उसे बताना होगा कि ये सिलसिला सारी जिंदगी चलता रहेगा। कुछ चीजें अच्छी होंगी, कुछ बुरी। अगर तुम उसे सच्चाई से आगाह करो तो शायद वो खुद ही उनसे दूरी इख्तियार करने पर आमादा हो जाए। वालदा ने डरते हुए कहा, लेकिन बाबा, उसे बहुत सदमा पहुंचेगा। नाना की आवाज में एक अजीब सी कतायत थी। रोज रोज की तकलीफ से बेहतर है कि एक ही बार सदमा पहुंचे। और सबाहत, एक बात और सुनो, अगर वो इस जुनू के खानदान के साथ मजीद वक्त गुजारता रहता तो वो लोग उसे कहीं दूर ले जाते। और ये मत समझना कि वो अब आएंगे नहीं। ये कामी और उसके साथ जो भी थे वो पूरी कोशिश करेंगे कि कासिम को तुमसे दूर ले जाएं, क्योंकि वो उन्हें पसंद आ गया था। इन सब का एक ही हल है, तुम्हारा बेटा खुद अपनी हिफाजत के लिए तैयार हो। अंदर से वालदा के सिसकने की आवाज आई। कोशिश करूंगी बाबा। मैं वहीं खिड़की के पास सहमा बैठा रहा। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ये पहली बार था जब मैं सच में डर गया था। कामी के लोग मुझे कहां ले जाते? दिल कह रहा था कि वो जिन्नात हो ही नहीं सकते। कामी मेरा दोस्त था, उसने कभी कुछ गलत नहीं किया। लेकिन दिमाग था कि मानता नहीं था। नाना का इल्म, अम्मी का खौफ, ये सब बेबुनियाद तो नहीं हो सकते थे। अंदर से नाना की आवाज आई, कासिम बेटा, अंदर आ जाओ। मैं उठा और आहिस्ता आहिस्ता अंदर चला गया। अम्मी चारपाई के किनारे बैठी थीं। रुखसारों पर अभी तक आंसू के निशान थे। मैं अदब से नाना के सामने बैठ गया। नाना ने मुझे गौर से देखा, फिर सुकून से बोले, बेटा, मुझे कामी के बारे में सब कुछ बताओ, इस घर के बारे में भी। छोटी से छोटी बात जो तुम्हें याद हो, कुछ भी मत छोड़ना। मैंने अपने दिमाग पर जोर लगाया और एक एक बात याद करने लगा। नाना, वो हमेशा मुझे अकेला देखकर आता था। जिस लम्हे में अकेला होता, ना जाने कहां से नमूदार हो जाता। और हमेशा पीछे से आता था, कभी सामने से नहीं आया। मैं रुका, फिर आगे बोला। जब हम उसके घर छुपन छुपाई खेलते थे तो वो मुझे हमेशा ढूंढ लेता था, चाहे मैं कितनी ही मुश्किल जगह क्यों ना छुपा हूं। लेकिन मैं उसे कभी नहीं ढूंढ पाता था, कभी नहीं। नाना खामोशी से सुनते रहे। उनकी आंखें मुझ पर जमी थीं। उस घर में बुत लोग थे, शायद 20 के करीब। जब मैं वहां जाता तो बहुत से लोग मुझे घूरते रहते थे, बस देखते रहते, कुछ बोलते नहीं थे। उनकी औरतें अजीब से चोखे पहनी होती थीं। और नाना, इस घर में एक अजीब बात थी। सीलन की बदबू हमेशा आती थी, लेकिन घर देखने में बिल्कुल साफ सुथरा लगता था। नाना गुस्से से कुर्सी से उठे। उनकी आवाज घर में गूंज गई। किस कद्र बेफिक्र मां हो तुम सबाहत। घंटों बेटा घर से बाहर रहता और तुमने कभी नजर ना रखी। अम्मी सहम कर रह गईं। नाना मेरी तरफ मुड़े। और तुम कासिम, 20 लोग एक घर में रहें और पूरे मोहल्ले में किसी को नजर ना आए? क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा? बस यूं ही मौत के मुंह में जाते रहे। कहते कहते उनका गुस्सा जैसे एकदम बैठ गया। वो वापस कुर्सी पर बैठ गए और थके हुए इंसान की तरह अपना सर अपने हाथों में थाम लिया। कुछ देर खामोशी रही, फिर बगैर सर उठाए बोले, सबाहत, तुम जाओ, वापस जाओ, उसे कुछ वक्त के लिए यहीं छोड़ जाओ। अम्मी तो वापस मरी चली गई, लेकिन मैं नाना के पास रह गया। नाना ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। आम इंसान और मावराई वजूद में फर्क कैसे किया जाए, किस तरह की कुव्वतें होती हैं, वो इंसानों से राब्ता क्यों करती हैं। ये सब बातें आहिस्ता आहिस्ता मेरे जहन में उतरती रहीं। उन्हीं दिनों कामी दोबारा नजर आया। मरी में तो वो मेरे पास आता था, खेलता था, बातें करता था, लेकिन अब वो कुछ फासले पर खड़ा बस मुस्कुरा कर देखता रहता था। मैंने ये बात नाना को बताई। नाना बोले, वो धीरे धीरे तुमसे दूर होता जाएगा। नाना के साथ रहते रहते नमाज और कुरान मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए। हर वक्त बावुजू रहना मेरी आदत हो गई। और जैसे जैसे ये सिलसिला मजबूत होता गया, कामी दूर होता गया। लेकिन जितना वो दूर होता गया, उसकी हैयत, रंगत और हुलिया उतना ही खौफनाक होता गया। जैसे अब वो अपना असली चेहरा छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा था, या शायद छुपा नहीं पा रहा था। मुझे यकीन था कि वो इस बात पर बरहम है कि अब मेरे करीब नहीं आ सकता,
और फिर एक दिन वो हमेशा के लिए गायब हो गया। शामी साहब ने अपना चश्मा दुरुस्त किया और पूछा, क्या उसके बाद वो वजूद आपको कभी नजर नहीं आया? मैंने एक तंजिया हंसी हंसी ऐसा भी कुछ नहीं है। मावराई कुव्वतें अक्सर अपने शिकार का ताक़ुब करती रहती हैं। शामी साहब ने आगे पूछा, तो क्या आपने छोटी उम्र में ही एक मावराई मुहक्किक बनने का फैसला कर लिया था? मैंने जरा सोचा और फिर कहा, सच कहूं तो नहीं, वो जमाना तो बस खेल कूद का था, इतनी अकल कहां थी। लेकिन वक्त के साथ साथ फैसले होते गए। मैं एक लम्हे के लिए रुका, लेकिन उस वक्त तक मुझे अंदाजा हो चुका था कि मैं बाकी बच्चों से, बल्कि आम इंसानों से बहुत मुख्तलिफ हूं। शामी साहब बोले, तो फिर मैं वो सारे वाकयात जानना चाहता हूं जिन्होंने पाकिस्तान को उसके पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स दिए। मैं बेसाख्ता हंस पड़ा। कहानी बहुत लंबी है शामी साहब, और इसलिए भी कि इस टीम में सिर्फ मैं अकेला नहीं हूं। शामी साहब ने अपनी कुर्सी जरा आगे खींची और कहा, जितनी भी लंबी हो, मैं सब जानना चाहूंगा। वो इस बात से बेखबर थे कि एक साया उनसे चंद फुट के फासले पर खड़ा है।